वुड बी डॉक्टर्स, आज मैं आपके साथ जो आपने 2 साल फिजिक्स पढ़ी है उस 2 साल की फिजिक्स को मैं आज आपके साथ 7 और 8 घंटों में आपके साथ रिवाइज करूंगा और 13 सितंबर 2020 को आपके पास जितने भी 45 क्वेश्चन जो आने हैं हर क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं हमारे पास जितने भी नीट का सिलेबस फिजिक्स का सिलेबस है उसके ऊपर जितने भी हमारे पास कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेस बनते हैं मैं आपके साथ सारे डिस्कस करने जा रहा हूं। वुड बी डॉक्टर्स, सबसे पहले हम अपने पहले ही चैप्टर काइनेमेटिक्स से हम शुरू करेंगे। मोशन इन 1 और 2 डायमेंशन से हम शुरू करेंगे और ये करके उसके बाद हम विल डिस्कस लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, thermodynamics, properties of matter, then simple harmonic motion, wave motion, electrostatic, electric current, magnetic effect of current, magnetism, electromagnetic induction, alternating current, electromagnetic waves, ray optics, wave optics, modern physics and semiconductor। तो काइनेमेटिक्स में आपके पास पहला ही क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मुझे उम्मीद है कि 13 सितंबर 2020 को पहला ही क्वेश्चन आपके पास यहीं से आ जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आ जाएगा। क्या दिया होगा कि आपके पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसका रेडियस क्या है, आर है। इट कैन बी आस्क्ड कि किसी भी एंगल के ऊपर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री के ऊपर इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो क्या है आपके पास 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री के ऊपर जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या है आपके पास, दैट इज पाई आर बाय 2, पाई आर, 3 पाई आर बाय 2 एंड 2 पाई आर है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज रूट 2r, देन अगेन रूट 2r, देन इट इज 0 डिस्प्लेसमेंट है। तो रिस्पेक्टिवली एट एन एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 370 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन 13 सितंबर 2020 on distance and displacement. Then we are having the question can be asked on speed or velocity. स्पीड और वेलोसिटी में क्या है आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है आपके पास कि इट दिस ग्राफ इज गिवन और क्या होगा इन दिस ग्राफ आपके पास दिस इज द ग्राफ गिवन फॉर ए 2 मोशंस distance or displacement time and it is whether it is distance or it is displacement what it is, but it will be mentioned it is a motion in 1 dimension. It can be asked what is the ratio of the velocity of body A and velocity of the body B और ये एंगल दिए होंगे 30 डिग्री and 60 डिग्री एंगल will be given. तो सिंपल आपके पास रिमेंबर कि when a body is moving with a uniform speed in that case slope of the graph gives the value of uniform speed that is v is equal to tan theta. so motion A के लिए थीटा कितना है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3। मोशन B के लिए थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 क्या हो जाएगा √3 होगा। तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी A टू द बॉडी B क्या आ जाएगी 1:3 आ जाएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट इसमें इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एज इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। सो रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल क्या होगी 1:1:1 होगी। बट इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड सो ऑन। दिस विल बी 1:2:3 एंड सो ऑन होगी। तो इस तरह से आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड on this uniform speed. Next we are having non uniform speed.
बट व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उस केस में स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा? इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस. दिस ग्राफ इज फॉर इंक्रीजिंग स्पीड एंड दिस ग्राफ इज फॉर डिक्रीजिंग स्पीड. और व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उस केस में हम उसकी कांस्टेंट स्पीड क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं. और वो एवरेज स्पीड क्या है? दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मींस इफ ए बॉडी इज कवरिंग द डिस्टेंस x1 x2 x3 डैश डैश. मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि मोशन इन वन डायमेंशन में जहां भी मैं वह टर्म चाहे स्पीड बोलूं या वेलोसिटी बोलूं, बोथ आर दी सेम थिंग. तो when the distance is traveled are x1 x2 x3 dash dash xn in times t1 t2 t3 dash so on, average speed क्या? पहला देखिए, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एवरेज स्पीड आल्सो. इसके लिए चार फार्मूलेज हैं, आपने याद रखने हैं. और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अगर चारों फार्मूले आपको क्लैरिटी है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप क्वेश्चन वहां पे 13 सितंबर 2020 को बड़े आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. पहला तो क्या है, आपके पास डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंसेस दी हो सकती है. एवरेज स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल क्या करोगे? डिस्टेंसेस क्या दिए हुए हैं? x1 x2 x3 डैश डैश xn. टाइम क्या दिए हुए हैं? t1 t2 प्लस t3 डैश डैश tn. तो टोटल डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn होल डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश plus tn. This is the first formula in which you have to calculate the average speed or velocity. Second formula is कि ये दिया हो सकता है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में आपके पास स्पीड्स दी हो सकती हैं और उन टाइम इंटरवल्स की वैल्यू दी हो सकती है. आपने एवरेज स्पीड निकालनी है. इन दैट केस एवरेज स्पीड क्या होगी? दैट विल बी v1 t1 प्लस v2 t2 डैश डैश प्लस vn tn डिवाइडेड बाय total time intervals, that is t1 plus t2 t3 plus tn. clear? And next it can be asked कि आपके पास हो सकता है कि इसमें आपके पास टाइम इंटरवल्स इक्वल हो, तो टाइम इंटरवल्स इक्वल हो, उन इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड्स दी हुई हैं. तो सिंपल आपने क्या करना है, आपके पास जितने भी वो टाइम इंटरवल में स्पीड दी हुई हैं, आपने उनका एवरेज कैलकुलेट करना है. दैट विल बी क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश vn डिवाइडेड बाय n आ जाएगा. दैट इज द थर्ड मेथड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. हो सकता है आपके पास उन डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस इक्वल दिए हों, तब आपने एवरेज स्पीड निकालनी है. उसके लिए आपके पास क्या है? n डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 डैश डैश प्लस 1 बाय vn आ जाएगा. क्लियर? दिस इज आल्सो नोन एज हार्मोनिक मीन. लेकिन यहां पे दो तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि आपके पास एक बॉडी क्या है, A टू B जाती है, देन B टू C जाती है. तो उस केस में स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एवरेज स्पीड निकालनी है. तो आपके पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. एवरेज वेलोसिटी पूछी हो तब भी क्या आ जाएगी? वो 2 v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2. लेकिन आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन अगर इस तरह से आया था, बॉडी गोज फ्रॉम A टू B देन रिटर्न्स बैक टू A with speed v2, A to B, body goes from A to B with speed v1 then returns back to A with speed v2. तो उस केस में अगर एवरेज स्पीड पूछी है तो वो आपके पास 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 होगी. और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो वो आपके पास क्या होगी? 0 होगी. क्लियर? तो एवरेज स्पीड, अब अगर आपके पास एवरेज स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन इंटरवल इन दैट स्मॉल टाइम इंटरवल. v average is also equal to डेल्टा x अपॉन डेल्टा tb आपके पास लिख सकते हैं. ठीक हो गया? और यहां से अगर हमने इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे? इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी. और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ जाएगी? दैट विल बी dx by dt. दिस dx by dt इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी इसकी. क्लियर? ये आपके पास क्या है? इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है. तो यहां पे भी याद रखो बच्चों, अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दी होगी तो आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी. एंड रिमेंबर, अगर आपके पास
वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दी हुई है, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन निकालनी है, आप उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, आपके पास डिस्टेंस टाइम इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपके पास ये दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दी हुई है तो आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, स्पीड टाइम इक्वेशन आ जाएगी। अगर स्पीड टाइम इक्वेशन दी हुई है आप उसे इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपके पास डिस्टेंस टाइम इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम है। तो आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आपके पास जो ए ग्राफ है दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्टिंग विद रेस्ट, और जो बी ग्राफ है इट इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। स्लोप ऑफ बोथ द ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्ट आपके पास जैसे मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास दो यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए उनके वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए होंगे, एंगल्स दिए होंगे, आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो सिंपल आपने tan थीटा कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर थीटा की वैल्यू दी होगी आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। जो मोशन ए के लिए आपके पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू at बनेगी, ये b ग्राफ के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू u प्लस at बनेगी। रिमेंबर बच्चों, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, in that case ratios of the distances travel first second, second second, third second and so on will be 1:4:9 होगा, और ratios of the distances travel in first second, second second, third second it will be 1:3:5 and so on होगा। This is very very important बच्चों, तो आपने इसको याद रखना है। एंड इंस्टेंटेनियस अगर आपने एक्सेलरेशन निकलनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या होगी, dv by dt होगी। तो यहां पे भी आपके पास याद रखो कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इज गिवन, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपके पास एक्सेलरेशन इक्वेशन आ जाएगी दैट इज dv by dt। और अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी हुई है, पहले डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ जाएगी, फिर डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन आ जाएगी। मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लेकर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन आ जाएगी। और अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दी हुई है आप उसे इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसे इंटीग्रेट कर दो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आ जाएगी। तो बार बार इन फार्मूलेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन आपने जब कभी भी इस फार्मूले को यूज करना है तो थोड़ा सा आपने याद रखना होगा, उसमें थोड़ा सा क्या रखना होगा कि जब आप एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन की इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के ऊपर जा रहे हो, तो आप जब इंटीग्रेट कर रहे हो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का आपने ख्याल रखना है। पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जरूर सब्स्टिट्यूट करना है, फिर आपने जब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन के ऊपर जा रहे हो तो फिर आपने अगेन आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का ख्याल रखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी हैव to do, it means why integrating constant of integration must be evaluated। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन कि कहता है बॉडी मूविंग ऑन ए रोड, फर्स्ट इट इज एक्सेलरेटेड विद यूनिफॉर्म रेट a1, after reaching the maximum velocity it is deaccelerated with a rate a2, then maximum velocity attained by the bodies। जो maximum velocity है वो किसके बराबर आएगी, a1 a2t divided by a1 plus a2। अगर हम इसका जो velocity time graph प्लॉट करते हैं वो जो आएगा आपके पास वो किस तरह का ग्राफ आएगा, ये इस तरह का ग्राफ आता है। इस मोशन के लिए जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आना है इट विल बी लाइक दिस इज, इसका ग्राफ भी जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट इट इज एक्सेलरेटेड uniformly with a rate a1, after reaching the maximum speed it is deaccelerated with a uniform rate a2, total time taken this journey is t। डायरेक्ट आपके पास a1 a2 की वैल्यू दी होगी, आपने मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आपने कैलकुलेट
करनी है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a1a2t डिवाइड बाय बहुत बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड आपके पास इसमें पूछा जा सकता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा हाफ vm इंटू टी होगा, ये vm है, मैक्सिमम स्पीड है, हाफ vm इंटू टी होगा, और इट कैन बी रिटन एज a1a2t स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2। नेक्स्ट इसके केस में, इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज स्पीड जो आ जाएगी दैट विल बी vm by 2t आ जाएगी। दैट विल बी हाफ vm जो होगी आपके पास वो एवरेज स्पीड होगी। ये जो है हाफ vm जो होगी आपके पास एवरेज स्पीड होगी, और इसके लिए आपके पास ये फार्मूला भी आ सकता है कि इट कैन बी a1 a2t डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2। तो ये तीनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। मैक्सिमम स्पीड a1 a2t डिवाइड बाय a1 प्लस a2, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज हाफ vm into t is equal to a1 a2t square divided by twice of a1 plus a2, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू vm by 2 और इज इक्वल टू a1 a2t डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2। एंड रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको पता ही है कि फॉर दीज इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन x is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2ax, s nth is equal to u plus a by 2 2n minus 1। तो would be doctors आपने याद रखना है, इट इज वेरी वेरी क्लियर इन इक्वेशन में फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, एंड वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस है, और एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफा चेक करना आ सकता है कि वेदर मोशन इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉट, और आपके पास वहां पे डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दी हो सकती है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दी हो सकती है, वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन दी हो सकती है, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दी हो सकती है। वो इक्वेशन जिसमें एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन होगी, डिस्टेंस होगी, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी, और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर होगा, वो इक्वेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की होगी। हमारे पास जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, दैट इज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। उस केस में ए जो है आपके पास जी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जब बॉडी नीचे फॉल कर रही है जी पॉजिटिव लेनी है, जब ऊपर जा रही है तो आपने जी को नेगेटिव लेना है। तो ये भी इसमें यहां पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है व्हिच कैन बी आस्क्ड कि व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली विद एन इनिशियल स्पीड u, तब उस समय क्या है, ये डायरेक्ट आपने बहुत ही यूज होंगे, उस समय जो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी होगी दैट विल बी u स्क्वायर बाय 2g होगी, और जो टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में दैट विल बी u बाय g होगी, और जितना उसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही वापस उसको नीचे आने में लगेगा, दैट विल बी आल्सो u बाय g। तो इस तरह से नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे आने में जितना टोटल टाइम लगना है वो क्या होगा 2u बाय g होगा, और द स्पीड विद व्हिच ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इज इक्वल टू क्या होगी, स्पीड विद व्हिच इट विल कम बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी बराबर होगी। और जब बॉडी को किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंकेंगे, आपके पास किसी हाइट से जस्ट ड्रॉप करेंगे तो आपके पास जो टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में दैट विल बी √2h बाय g होगा। और इस केस में जब ड्रॉप करेंगे वो किस स्पीड के साथ ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी, वो स्पीड किसके बराबर होगी, √2gh होगी। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम हाइट h with speed u, then time taken by it to reach the ground क्या होगी, t1 is equal to u plus √u square plus 2gh divided by g होगी। When a body is projected in the downward direction
from height h with speed u, then time taken by to it reach the ground क्या होगी, that will be minus u plus under root of u square plus 2gh by g होगी। और जब बॉडी को किसी हाइट से जस्ट ड्रॉप किया, वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कितने टाइम के साथ ये ग्राउंड के पास स्ट्राइक करेगी, that will be under root of 2h by g। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि इस t1 t2 t3 में एक रिलेशन है, t3 is equal to अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2। देखिए 13 सितंबर 2020 को अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपके लिए ये एक बहुत ही बड़ा एज होगा, बहुत बड़ा एज होगा। क्यों? अगर जिस बच्चे को अगर ये पता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है और वो उसको सॉल्व भी कराता है, लेकिन इस क्वेश्चन के चक्कर में वो 3-4 क्वेश्चन और गलत कराएगा, क्योंकि उसको पहले t1 सॉल्व करना पड़ेगा, t2 सॉल्व करना पड़ेगा, t3 सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन जिस बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि t3 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2 है, तो आपके पास क्या होगा, वो बच्चा इसे डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यहाँ पे t1 क्या है कि जब किसी बॉडी को हाइट s से खड़े होकर u स्पीड के साथ ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और t2 क्या है, यहाँ पे उसी हाइट h से खड़े होकर u स्पीड के साथ नीचे फेंक रहे हैं, और t3 क्या है, जब उसी हाइट से खड़े होकर जस्ट हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। और तीनों टाइम्स में क्या है, रिलेशन है t3 इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2 है। तो वुड बी डॉक्टर्स, मैं आपको यहाँ पे इनके ग्राफ भी बताना चाहूंगा। तो ग्राफ इनमें क्या है, अगर आपके पास अगर ग्राफ देखें हम, तो अगर बॉडी को किसी हाइट के x के साथ हम हाइट s से हम ड्रॉप करते हैं, तो दैट विल बी ए ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वो ग्राफ है। और उस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के ग्राफ के केस में डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होगा आपके पास वो ये होगा, और वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होगा इट विल बी दिस वन। ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है इट विल बी दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा उस केस में, ये होगा। क्लियर? मतलब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के ग्राफ है, यही डिस्प्लेसमेंट टाइम, यही वेलोसिटी टाइम, यही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होंगे। लेकिन जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उस केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो ये होगा, और आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ये होगा, और एक्सेलरेशन जो टाइम ग्राफ है वो ये होना है। अगर पूरे पाथ के लिए करोगे तो आप इनको कंबाइन करोगे, लेकिन जब पूरे पाथ के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे उसमें डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होंगे वो डिफरेंट आएंगे। आपने इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? सो दिस इज अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन, जहां पे आपके पास 13 सितंबर 2020 को आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर्स। वेक्टर में जो आपके पास क्वेश्चन आने वाला है, पहला ही क्वेश्चन आपके पास यूनिट वेक्टर के ऊपर आ जाएगा। व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपके पास एक ए वेक्टर दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन इट्स यूनिट वेक्टर। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर? क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, हम उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। वेक्टर क्या है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। समटाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर। अगर हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ दिस यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर वो 1 आ गया तो इट मींस दैट इट इज ए यूनिट वेक्टर। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस x k कैप। What is the value of x for which it will be a unit vector? आपने क्या करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, उसको 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और वहां से आपके पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इट कैन बी बेस्ड अपॉन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जस्ट रिमेंबर कि आपके पास व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन बाय
डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। और r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर होता है। मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपके पास ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ वेक्टर दिए हों, आपके पास चाहे दो वेव्स दिए हों, आपके पास दो इलेक्ट्रिक करंट्स दिए हों, उनके बीच में कहीं पे भी जिसको हम वेक्टोरियली डील करते हैं उनके दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, उनके आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। और आपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए tan बीटा क्या है, दैट इज b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा है। What is here? Beta is the angle made by this vector with vector A है। अगर यही एंगल रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है, b वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, then this formula becomes a sin theta divided by a cos theta plus b बन जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज आपके पास अगर ये दो वेक्टर्स को हमने ऐड करके उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला है, अगर हमने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है पीछे, कहता है थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बीटा एंड अल्फा आर द एंगल्स मेड बाय रिजल्टेंट टू वेक्टर्स विद a एंड b रिप्रेजेंटेड। अगर आपके पास a का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा अल्फा लेस देन बीटा होगा, अगर a का मैग्नीट्यूड b से कम होगा देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। अगर a और b के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों वेक्टर्स को बाइसेक्ट कर देगा। जैसे अगर a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये मैं चार फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज इट इज भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 13 सितंबर 2020 को एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये जो फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। याद रखिए दो वेक्टर्स a एंड b के बीच में एंगल 60 डिग्री हो इन दैट और उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आपके पास √3 आ जाएगा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है आइदर ऑफ के साथ कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है एंगल 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, √3 हो गया और रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 45 डिग्री विद आइदर ऑफ देम। अगर उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है तो उस केस में रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आइदर ऑफ देम होगा एंड आपके पास इट विल मेक एन एंगल 60 डिग्री विद आइदर ऑफ देम। ये आपके पास दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस b ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये इक्वलिटी भी याद रखनी है, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b। मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर ऑलवेज लाइज बिटवीन इट, जे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, हमेशा ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगा। क्लियर? और जैसे हमने क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को a और b को ऐड कर देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। इसी तरह हम रिजल्टेंट वेक्टर को दो वेक्टर्स a और b में स्प्लिट भी कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। और स्प्लिटेड वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। और अगर कंपोनेंट वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो देन दीज आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे आपके पास ये एक वेक्टर है, इसको हमने दो कंपोनेंट वेक्टर में कंप्लीट कर दिया, one is along x axis, another is along y axis. Along x axis value is ax, along y axis value is ay, by. Just remember it. It is also very very important. This is not by, this is ay. तो a वेक्टर क्या होगा आपके पास, I कैप ax प्लस j कैप ay
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। And remember, this is called horizontal component. Horizontal component a cos theta, vertical component a sin theta, and tan theta will be equal to here ay upon ax होगा. Remember it. This is simply the case when there are two vectors which are perpendicular to each other. इसमें ये याद रखना है कि जब ay by ax लेते हैं, थीटा जो एंगल है वो किसके साथ है, x एक्सिस के साथ है। अगर थीटा y एक्सिस के साथ हो तो आपके पास tan थीटा क्या हो जाएगा, that is equal to ax by ay। और इस तरह हम a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप भी लिख सकते हैं। और this is the vector which is lying in, we can say it is lying in north east plane, ये north east plane में लाई कर रहा है। और we can say it is lying in x y plane में लाई कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ गया तो दिस मीन्स दैट इट इज लाइंग इन साउथ ईस्ट प्लेन, ये आपके पास साउथ ईस्ट प्लेन में लाई कर रहा है, मीन्स x माइनस y प्लेन में लाई कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो इट मीन्स दैट दिस इज लाइंग इन नॉर्थ वेस्ट प्लेन और इट इज लाइंग इन माइनस एक्स वाई प्लेन। अगर आपके पास दोनों ही जगह माइनस माइनस आ गए तो इट मीन्स दैट इज लाइंग इन साउथ वेस्ट प्लेन और माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर हम इस वेक्टर्स को 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करें, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो आपके पास ए वेक्टर क्या बन जाएगा, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड बन जाएगा। और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बन जाएगा। रिमेंबर डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास वेक्टर दिया हुआ है और इट कैन बी आस्क्ड कैलकुलेट द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा a cos अल्फा, y एक्सिस के साथ बनाएगा a cos बीटा और z एक्सिस के साथ क्या है, cos गामा बनाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 2 होता है। अगर अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल है तो आपके पास cos अल्फा 1/√3 आ जाएगा और sin अल्फा क्या आ जाएगा, √2/3 आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा हियर दिस इज cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। इनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी कहते हैं। समटाइम्स दे आर रिटन एज L M N से भी हम इसको डिनोट करते हैं। दिस L M N आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। जस्ट रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। रिमेंबर कि जब कभी भी आपके पास दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो इट मीन दैट वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। रिवर्स इज आल्सो ट्रू व्हेन देयर आर टू vectors which are perpendicular to each other, their dot product will be equal to 0 when डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की 3 डायमेंशन में होती किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। और जब वो परपेंडिकुलर हैं तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर कि अगर दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर आपके पास नेगेटिव आ जाती है तो दैट इंप्लाई दैट उन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सिंपली मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी आ जाते हैं तो इट मीन दैट वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। क्लियर? तो जब कभी भी आपने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है वी ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
is equal to modulus of A modulus of B cos theta. Theta is the angle between A vector and B vector, और वो cos theta किसके बराबर आ जाता है, A vector dot B vector divided by modulus of vector A into modulus of vector B, और वो cos theta किसके इक्वल आ जाता है, that is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ divided by under root of AX square plus AY square plus AZ square into under root of BX square plus BY square plus BZ square. अगर हमने किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B निकालना है, तो वी विल यूज दिस फार्मूला, दैट इज A cos थीटा निकालना है, तो दैट विल बी AX BX plus AY BY plus AZ BZ divided by under root of BX square plus BY square plus BZ square. अगर हमने प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B. अब इसकी जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन इज अलोंग वेक्टर B है. अगर हमने वेक्टर निकालना है तो हमने B वेक्टर की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मतलब हमने उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम क्या करें, अगर हमने प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A ऑन B निकालना है तो इसको हमने इसके B वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मींस इसको B कैप से मल्टीप्लाई कर दें, मींस इसको BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ T कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाएगा. सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A निकालना है, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज कर लेंगे. प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B ऑन वेक्टर A निकालना है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे. नेक्स्ट है आपके पास कि हाउ वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई, मींस दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B इनटू sin थीटा n कैप है. यहां पे देखिए डॉट प्रोडक्ट है, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी थी स्केलर क्वांटिटी थी, यहां पे जो आपके पास रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो n कैप क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, देयर आर टू वेक्टर्स, कैलकुलेट ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर A एंड B. क्योंकि n कैप जो है आपके पास इसकी जो डायरेक्शन होती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, वो इधर उस डायरेक्शन में होती है जो A और B दोनों के ही क्या हो, परपेंडिकुलर हो. n कैप इट इज ए यूनिट वेक्टर. दिस यूनिट वेक्टर ऑलवेज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद A वेक्टर एज वेल एज B वेक्टर. दोनों के साथ ही ये क्या करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है. रिमेंबर, तो आपके पास यहां से हम n कैप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो n कैप क्या होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय A क्रॉस B. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि A क्रॉस B जो होता है माइनस ऑफ B क्रॉस A होता है. A क्रॉस B की डायरेक्शन ये आई है, तो B क्रॉस A की डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली आ जाती है. तो इसलिए A क्रॉस B जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A होता है. रिमेंबर, जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो आ जाए तो इट मीन दैट वो क्या होते हैं, दो वेक्टर्स आर पैरेलल. देखो कभी भी आपने दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो प्रूव कर दो. कभी भी आपने उनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट आप जीरो प्रूव कर सकते हो. क्लियर? So there are many example of dot product and cross product of two vectors. हमारे सिलेबस में आपके पास डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं, वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, पावर इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर, पोटेंशियल डिफरेंसेस E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल इज माइनस PM वेक्टर डॉट B वेक्टर. So in this way क्रॉस प्रोडक्ट में भी there are many example, जैसे V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, AC वेक्टर इज इक्वल टू AT वेक्टर इज अल्फा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, AC वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, tau वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. So there are so many examples.
द क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट और इन अवर सिलेबस। क्लियर? तो इसको मैं अभी कंटिन्यू रखूंगा जी। मैंने आपके साथ 2 चैप्टर डिस्कस कर दिए हैं, काइनेटिक्स एंड वेक्टर्स आपके साथ